पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से संबंधित जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। आज हम लोग उसके आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। या किसी भी भौतिक विज्ञान के चैप्टर में आंकिक प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज अध्याय 1 के आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे। तो इसमें आंकिक प्रश्न जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी किसी एग्जाम में जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें 50% से ऊपर तक आंकिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आंकिक प्रश्न को भी हमको हल करते चलना है। अध्याय के आंकिक प्रश्न हल कर ले जाते हैं तो ये समझिए कि आपको उस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से समझ में आई है। तो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हमको ध्यान में रखनी आवश्यक है, चाहे किसी भी आंकिक प्रश्न को हमको हल करना है। सबसे पहले तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं उसको हमको अच्छे से तैयार रखना है। उससे संबंधित फार्मूलों को डिटेल में हमको याद रखना है और तैयार करके तब आंकिक प्रश्न हल करना है। क्योंकि आपको अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो आपको आंकिक प्रश्न लगाने में दिक्कत होगी। इसलिए आंकिक प्रश्नों को लगाने के लिए उस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूलों को अलग से एक कॉपी में नोट कर लें और उसको अच्छे से याद कर लें, जिससे आपको बहुत आसानी से आंकिक प्रश्न हल कर पाएंगे। और एग्जाम में आने वाले जो आंकिक प्रश्न होते हैं मैक्सिमम फार्मूलों पे ही होते हैं। उसमें 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर के सवाल जो भी सवाल होते हैं वो मुश्किल से 1 या 2 फार्मूलों पे बेस्ड होते हैं। और अगर थ्योरी आपने पढ़ी है तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं उसको। तो इसमें आज हम लोग सबसे पहले अध्याय 1 के कुछ आंकिक प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो आंकिक प्रश्न सबसे पहले हल करने के लिए हमको आंकिक प्रश्नों को अच्छे तरीके से उसको पढ़ करके उससे रिलेटेड चीजें नोट करते चलना है। उससे संबंधित जो फिगर वगैरह होते हैं उसको बनाते चलना है। अगर ये आप कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आंकिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। अध्याय 1 का जो आंकिक प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने से पहले हमने अभी बताया कि उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको नोट करते चलें और बहुत आसानी से हमारा वो न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग कहते हैं उसको नोट करते चलते हैं। जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है वायु में 2 छोटे आवेशित गोले हैं। छोटे आवेशित गोले का मतलब उस पर जो आवेश हैं वो बहुत सूक्ष्म भाग में केंद्रित है, जिसको हम लोग बिंदु आवेश कह सकते हैं। तो 2 छोटे आवेशित गोले हैं और वो कहाँ रखे हैं, वायु में। तो एक गोला ये हो गया हमारा और इस पर जो आवेश है तो पहले गोले पर जो हमारा आवेश है Q1 जिसको कहेंगे, पहले गोले पर जो आवेश है Q1 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा Q2 यहाँ पर हम बना लेते हैं थोड़ी दूरी पर Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो ये 2 गोले हैं, इन पर जो आवेश की मात्रा है वो दी गई है तथा ये वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अर्थात इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ये दूरी जो है ये हमारी है 30 सेंटीमीटर। अब ये पूछा जा रहा है इनके बीच कितना बल लगेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो इसमें 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि कूलाम के नियम की सहायता से उसको निकालते हैं। तो हम लोग कूलाम का नियम वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर और बहुत आसानी से ये न्यूमेरिकल हमारा हल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, सभी मात्रकों को हमको एक ही सिस्टम में रखना है। जैसे यहाँ पर अगर कूलाम है यानी एम के सिस्टम में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर को भी हमके किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये जो दूरी है जिसको हम लोग r से डिनोट करेंगे, तो r को अगर हम मीटर में बदलें तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं 10⁻² से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 30 × 10⁻² सेंटीमीटर मीटर
दूरी जो है 30 गुणे 10⁻² मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ 30 है, 30 है, तो 30 गुणे 10⁻1 मीटर हो जाएगा। ये हमारी दूरी हो गई। अब हम लोग कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला बल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला हमको पता है, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो 1/4πε0 का मान हम लोगों को पता है, वो रख लेते हैं 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 का मान है 2 गुणे 10⁻7 कूलाम, Q2 का मान 3 गुणे 10⁻7 कूलाम बटे r²। r² हमारा है, r हमारा ये है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁻1 का स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे, अब यहाँ पर 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, 6 गुणे 10⁻7 और ऋण 7 जुड़ जाएगा, ऋण 14 बटे, अब इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 10⁻1 का स्क्वायर घात से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 10⁻2। अब 9 यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अब देख सकते हैं कि घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 6 है, और यहाँ पर इनकी घातों को जोड़ देंगे, तो चूंकि यहाँ पर 10⁻9 है और ये 14 है, तो ऋण 14, तो 10⁻9 और ऋण 14 जोड़ेंगे तो 10⁻5 बचेगा। तो यहाँ पर जब आ जाएगा, ये हमारा हो गया 6 गुणे 10⁻5 बटे, नीचे भी 10⁻2 है, तो 10⁻2 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻2, और 10⁻2 जब हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा, अर्थात इसको यहाँ हल कर देते हैं, स्पेस कम है वहां पर, तो f का जो मान आएगा 6 गुणे 10⁻5, और ये जो जब ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। तो अब इसको फिर गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि आधार सेम है, 10 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 10⁻3, और ये बल है, बल तो हम लोग जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये 6 गुणे 10⁻3 न्यूटन इन पे लगने वाले बल का मान आएगा। तो इस तरह से हमने देखा ये जो आंकिक प्रश्न है ये सीधे एक फार्मूले यानी कूलाम के नियम वाले फार्मूले पे बेस्ड था, और इस तरह से हम उसमें केवल मान रख करके और उसको हल कर दें तो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो अब आप लोग इसको नोट कर लें और इसको खुद से हल करने का प्रयास भी करें, यानी कि केवल नोट करके कॉपी में रख दिया, हमने एक बार बता दिया, तो इसको एक बार खुद से बिना देखे हल करने का प्रयास करिए। बच्चों, इसका जो दूसरा अंकित प्रश्न है 1.2 वो क्या है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, अर्थात जो हमारा छोटा गोला है उस पर आवेश 0.4 माइक्रोकूलम है, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण y में 0.2 न्यूटन बल लगता है। उस यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो a दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है, b दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो इसमें अब हमको कूलाम के नियम पर ही हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये आंकिक प्रश्न है। अब यहाँ पर लगने वाले बल का मान दे दिया गया है और उनके बीच की दूरी निकालनी है। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, दोनों आवेश उनके बीच की दूरी दी गई थी और लगने वाले बल का मान निकालना था। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जा सकता है। तो इसमें अब हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। यहाँ पर जो दो छोटे आवेशित गोले हैं, एक आवेशित गोला जिस पर चार्ज कितना है 0.4, Q1 जो हमारा है 0.4 माइक्रोकूलम, और जो दूसरा आवेशित गोला है
उस पर जो चार्ज है बाद में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं Q2 0.8 माइक्रोकूलाम। दूसरे आवेशित गोले पर जो चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलाम। दो आवेशित गोले दिए गए हैं और ये इनके बीच जो लगने वाला बल है वो दिया गया है 0.2 न्यूटन। तो इनके बीच की दूरी हमको बतानी है। इनके बीच जो लगने वाला बल है ये R का मान हमको निकालना है। इनके बीच जो लगने वाला बल है उसका मान दिया गया है, F का मान है 0.2 न्यूटन। तो R का मान हमको बताना है। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो फिर वही फार्मूला लगेगा कूलाम के नियम से ही, क्योंकि यहाँ पर दो आवेशित गोले दिए गए हैं, लगने वाले बल का मान और R। तो प्रश्न को देख करके ही हमको अंदाजा लग जाता है कि किस फार्मूले से लगेगा। तो यहाँ पर कूलाम के नियम से अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो कूलाम के नियम का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये दोनों आवेशों की मात्रा और इनके बीच की दूरी। तो चूंकि R हमको निकालना है तो हम लोग यहीं पर इस फार्मूले को इस तरह चेंज कर लेते हैं, R को इधर लेफ्ट हैंड साइड में और F को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। जो चीजें हमको पता है उनको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो Q1 Q2 बाई F, इस तरह से भी ये फार्मूला लिखा जा सकता है। एक चीज अभी हमने बताई कि जो यहाँ पर राशियां दी गई हैं उनके मात्रक एक ही पद्धति में होने चाहिए। अब यहाँ पर Q1 और Q2 को कूलाम में रखना है और कूलाम हमारा जो होता है बड़ा मात्रक होता है। तो ज्यादातर प्रश्नों में आपको जो आवेशों का परिमाण दिया रहेगा, मात्रा दी रहेगी, वो माइक्रोकूलाम, मिलीकूलाम इस तरह से मिलेगा। तो सभी प्रश्नों में हमको आवेशों के परिमाण को कूलाम में बदल के रखना है। तो जैसे यहाँ पर माइक्रोकूलाम है तो माइक्रो के लिए 10⁻6 कूलाम लगता है, इससे पहले ये चीज बताई गई थी। तो Q1 का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो Q1 को जब यहाँ बदलेंगे तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं Q1 = 0.4 इंटू माइक्रोकूलाम है 10⁻6 कूलाम। इसको हम लोग एक दशमलव जो है उसको भी और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, तो 4 × 10⁻7 कूलाम, ये Q1 हो गया। और इसी तरह से Q2 को भी जब बदलेंगे तो यहाँ पर चूंकि 0.8 माइक्रोकूलाम है तो Q2 जो हमारा आएगा ये हो जाएगा 0.8 × 10⁻6 कूलाम। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पर एक दशमलव इसमें कर देंगे तो 8 × 10⁻7 कूलाम। तो ये Q2 का मान आ गया। तो अब ये दोनों कूलाम में हो गए, फोर्स हमारा न्यूटन में हो गया। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये अब सारे मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 1/4πε0 का मान हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। Q1 का मान हमारा है 4 × 10⁻7। Q2 का मान हमारा है 8 × 10⁻7 अपान F का मान जो हमारा है 0.2 न्यूटन, ये भी रख देते हैं 0.2। 0.2 का अर्थ है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻1 न्यूटन, थोड़ा आसानी रहेगी हमको। तो F का मान यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻1 न्यूटन। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 × 4 = 8 और 10⁻1, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा धन हो जाएगा तो 10⁻1 तो 9 और 1 10, तो 10⁻10 हो गया। और यहाँ पर 10⁻7 और 7 10⁻14 है। तो इसको हम एक लाइन और लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 × 4 × 4, उसको क्योंकि स्क्वायर करना इसलिए हम यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। और 10⁻9 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻10 × 10⁻14 बटे में कुछ नहीं है, सब चीजें हल हो गई क्योंकि ये सब कट गया और ये ऊपर चला गया। तो ये हमारा निकला R² का जो मान आया। अब इसको
10 घात 10 और 10 घात ऋण 14 हल करेंगे तो 10 घात ऋण 4 बचेगा, तो 9 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 10 घात ऋण 4। अब चूंकि आर स्क्वायर है तो अब आर का मान हमको चाहिए, बीच की दूरी आर है, आर का मान जब करेंगे जिसका जब अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 9 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 10 घात ऋण 4। तो चूंकि ये 9 है तो इसका अंडर रूट 3 होगा, 2 बार 4 है तो इसका 1 4 बचेगा, ये हो गया 3 गुणे 4 गुणे और 10 घात ऋण 4 का आधा हो जाता है घात 10 घात ऋण 2। ये जो बचा हमारा 4 3 12, 12 गुणे 10 घात ऋण 2। अब ये जो मात्रक आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि हमने बताया एक ही एसआई सिस्टम में या एमके सिस्टम में रखते हैं, तो ये हमारी दूरी आई मीटर में, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, या ये जो हमारा आंसर आएगा तो इसी को आंसर के लिए हम लोग इसको 12 गुणे 10 घात ऋण 2 मीटर लिखें, या r बराबर 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा उनके बीच की दूरी आ गई, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारी ये निकल कर आई। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसका जो बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में क्या है कि दूसरे गोले पर, तो ये हमारा पहला गोला है और ये दूसरा गोला है, तो दूसरे गोले पर पहले के कारण लगने वाला बल, तो F21 हम इसको लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ दिया गया दोनों के बीच लगने वाला बल 0.2 न्यूटन है, तो ये केवल कहने का तरीका है। तो दूसरे गोले पर पहले के कारण जो लगने वाला बल है वो भी हमारा सेम आएगा, उसी को कहा जाता है कि दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल। तो ये भी कितना आएगा 0.2 न्यूटन ही आएगा। और इसी तरह से पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, तो F1 अर्थात पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला जो बल है तो वो भी हमारा उतना ही आएगा, 0.2 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि फार्मूले में हमारा क्या होता है, दोनों फार्मूले में F जो हमारा फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है, तो इसमें दोनों आवेश आते हैं और बीच की दूरी भी सेम है, तो जो बल का परिमाण है वो यही आएगा, बस दिशा क्या होती है। अब यहाँ पर अब दूसरे पर पहले के कारण जो लगने वाला बल है इसकी दिशा जो होगी वो क्या होगी, पहले के कारण, तो ये जो हमारी दिशा है दूसरे पर लगने वाली, तो ये चूंकि दोनों धन आवेश हैं तो ये इसको दूर धक्का देगा, तो ये इधर धक्का देगा, तो यहाँ पर 21, तो F21 की दिशा जो होगी ये इधर होगी। अब पहले पर दूसरे के कारण जो लगने वाला बल है F12, इसकी भी दिशा किधर होगी, ये इधर होगी F12, तो परिमाण सेम रहेगा, बस दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल की दिशा इधर हो जाएगी और पहले पर दूसरे कारण लगने वाले बल की दिशा इधर हो जाएगी। तो हमारा आंसर यही आएगा, चाहे हम उसको इस तरह से कहें चाहे दोनों के बीच लगने वाले बल के बारे में कहें, सारे मान हमारे यही आएंगे। तो हमारा दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.2 न्यूटन हो जाएगा। तो इसको नोट कर लें। तो बच्चों इसमें जो अगला प्रश्न है वो 1.6 है आंकिक प्रश्न, 1.3, 1.4, 1.5 ये थ्योरी से संबंधित है, तो हम लोग 1.6 करते हैं जो आंकिक प्रश्न है। तो इसमें दिया गया है 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल कितना है। तो इसमें ये जो सवाल हमारा है, यानी एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इनके शीर्षों पर जो आवेश हैं उनके परिमाण दिए गए हैं और उनकी चिन्ह भी दिए गए हैं कि ऋण आवेश है कि धन आवेश है। तो A पर एक आवेश 2 माइक्रोकूलम का रखा गया जिसको QA कहा गया, B पर -5 माइक्रोकूलम का आवेश है QB, C पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, D पर भी -5 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो ये कहा जा रहा है कि अब इस वर्ग के केंद्र पर एक आवेश और रखा है 1 माइक्रोकूलम का, इस पर इन सभी आवेशों के कारण कितना बल लगेगा।
तो ये प्रश्न दो तरीके से हल कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी बिंदु पर, जैसे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम है, जैसे यहाँ पर इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र मालूम है, तो यहाँ पर किसी आवेश को रखने पर कितना बल लगेगा वो कैसे निकालते हैं। जैसे हमने इस बिंदु पर हमको E मालूम है और हमने Q नॉट ये आवेश इस बिंदु पर रख दिया, तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, F इक्वल टू Q नॉट इंटू E। ये F इक्वल टू QE से, यानी उस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात है तो उस पर जो आवेश रखेंगे उस पर लगने वाले बल का मान हम लोग QE से निकाल सकते हैं। और किस दिशा में बल लगेगा, जिस दिशा में वहां पर विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में या उसके जस्ट अपोजिट दिशा में लगता है बल। उस दिशा में कब लगेगा, जब यहाँ पर ये आवेश जो हमने रखा है वो धन आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा। अगर ऋण आवेश है तो उसके जस्ट विपरीत दिशा में बल लगेगा। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। या तो हम इन आवेशों के बीच, यानी ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा, ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा, ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा, ये आवेश भी बल लगाएगा, इस बल की दिशा निकाल लें और उनका परिणाम निकालें, या इन सभी के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाल लें और विद्युत क्षेत्र यहाँ मालूम हो जाएगा तो हम जैसे यहाँ ये आवेश रखेंगे तो उस पर कितना बल लगेगा वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। और अगर हम लोग देखें QA के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा तो हमको क्या चाहिए, हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 Q/r²। तो किसी आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हमको वो आवेश और उस बिंदु से उस आवेश की दूरी यानी r का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखा जा सकता है चूंकि ये एक वर्ग है तो वर्ग का जो ये जो विकर्ण है दोनों विकर्ण बराबर होंगे और समद्विभाजित अर्थात बराबर बराबर बांटते हैं। तो ये जो दूरी होगी ये r दूरी हम मान लेते हैं, ये सभी दूरी चाहे AO, BO, CO और DO ये चारों दूरियां क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पर जो EA अर्थात QA के कारण जो ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बनेगा उसका मान हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा 1/4πε0 QA कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ रख देते हैं। तो QA अभी मान रहने देते हैं रखने के लिए और ये दूरी हम R मान लेते हैं। इसलिए अभी ये मान नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये सारे जो कैंसिल हो जाएंगे तो R², ठीक। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया R दूरी, ये AO दूरी जो हमारी है R की जगह AO भी लिख सकते हैं, AO का स्क्वायर लिख देते हैं, AO का स्क्वायर, ठीक। और इसकी दिशा जो होती है, अब यहाँ पर इस आवेश से इस बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये धन आवेश है तो इससे दूर जाती हुई हमको पता है। तो ये जो दूरी है, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा किधर होगी, ये हमारा हो जाए EA अर्थात O से C की ओर। तो O से C की ओर ये चित्रानुसार हम देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम EC निकालें, पहले EC देख लेते हैं। C यानी C पर जो आवेश है वो इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा और उसकी दिशा क्या होगी। तो C भी कितना है, जितना ये आवेश है उतना ही ये भी है और दूरी भी क्या है, जो CO दूरी होगी AO के बराबर होगी। 1/4πε0 QC/CO। तो ये हमारा हो गया CO का स्क्वायर। अब यहां पर देख सकते हैं इसकी दिशा। अब यहां परिमाण पहले देख लेते हैं। परिमाण तो बराबर है क्योंकि ये आवेश QA और QC भी बराबर है और AO और CO दूरी भी बराबर है, ये तो कांस्टेंट है ही है। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र एकदम आपस में बराबर है। और अब इनकी दिशा देख लेते हैं। तो दिशा के लिए E1 की दिशा हमने देखी, C जो यहाँ पर EC की जो दिशा है ये भी क्या हो, चूंकि ये भी धन आवेश है तो ये इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा वो किधर बनाएगा, इससे दूर जाते हुए, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और इससे दूर जाते हुए और सेम परिमाण बराबर। तो वेक्टर की जो लंबाई बनेगी वो बराबर
तो ये हमारा क्या हो गया EC। तो EA और EC अब यहां पर देख सकते हैं जस्ट अपोजिट यानी 180 डिग्री पर हैं, ये जस्ट अपोजिट हैं और एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बराबर और विपरीत है। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे यानी जीरो विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं O से A की ओर, तो इसकी जो दिशा O से A की ओर। इसी तरह से अब हम देख लें ED देख लेते हैं या EB पहले देख लेते हैं। EB जो हमारा है EB 1/4πε0 QB दिशा के लिए अभी यहाँ केवल हम परिमाण रखते हैं, दिशा के लिए अभी हम देखेंगे BO, तो BO का स्क्वायर। अब इसकी जो दिशा होगी चूंकि ये ऋण आवेश है तो इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और उसी आवेश की ओर होगी, तो इसकी जो दिशा होगी वो हमारी किधर होगी इसी की ओर होगी ऋण आवेश के कारण, ये होगी EB अर्थात O से B की ओर। तो क्या हो जाएगी O से B की ओर। और इसी तरह से ED अगर हम देख लें ED ये भी माइनस चार्ज है, ये भी -5 माइक्रोकूलम है, ये भी -5 माइक्रोकूलम है, तो 1/4πε0 QD जो हमारा है अपान DO का स्क्वायर। अब इसकी दिशा देख लेते हैं। दिशा जो होगी QD की वो हमारे किधर होगी, क्योंकि ये माइनस है चार्ज है तो इसकी दिशा इसी की ओर होगी, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ED। अब जो EB और ED है ये भी हम देख सकते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं और बराबर भी हैं। क्यों? क्योंकि ये QB और QD इनका परिमाण 5 माइक्रोकूलम है, दूरी भी DO और BO बराबर है, तो ये जो हमारा है तो ये भी क्या करेंगे ये आवेश ये विद्युत क्षेत्र भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अर्थात EA तथा EC व कामा EB और EB तथा ED ये बराबर व विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः जो E पर विद्युत क्षेत्र बनेगा, अतः O पर बिंदु O पर यानी वर्ग के केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र है EO ये क्या हो जाएगा 0। केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, चार आवेश विद्युत क्षेत्र वहां बना रहे थे और चारों ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अगर हमारा O पर 0 बना तो अगर यहाँ इस बिंदु पर कोई आवेश रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र वहां है ही नहीं, तो इस पर बल भी क्या लगेगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अतः केंद्र पर रखे आवेश पर बल F = QO गुणे EO। तो QO हमारा 1 माइक्रोकूलम है गुणे 0, F = क्या हो जाएगा 0, अर्थात उस आवेश पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं रखी है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है। केवल हम लोग यहाँ पर दिशा और परिमाण देख लेते हैं, ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो वहां पर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए उस पर वहां पर कोई भी आवेश
रखेंगे तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लें। तो इसके आगे के न्यूमेरिकल फिर हम लोग करते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं इसको पुनः एक बार अपने से लगाकर समझने का प्रयास करिए।